Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram Integrated B.Ed College, 17 RB, Raisi Nagar. Students, today we are going to discuss the poem and introduction by कमला दास, जो कि आपके BA B.Ed थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हम कमला दास का बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर आपने कमला दास के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, उनके बारे में बहुत कुछ जाना कि वो कन्फेशनल पोएट्स थी। ओके, वो आप उस वीडियो में सारा कुछ उनके बारे में बता चुका हूँ। शॉर्ट के अंदर हम उनके बारे में उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एन इंट्रोडक्शन पोइम का टेक्स्ट करने वाले हैं। इस पोइम की थीम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इस पोइम को हम एनालाइज करेंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है और इस पोइम की वन ऑफ द बेस्ट जो क्वालिटी वो ये है कि इन्होंने इसमें वुमेन काइंड की आवाज़ को लिफ्ट अप किया है। ओके, कि एक मेल डोमिनेंस जो सोसाइटी होती है, जो पुरुष प्रधान एक समाज होता है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी होती है, उसमें एक विमेन, एक औरत का क्या प्लेस है, उसके साथ क्या कुछ होता है, क्योंकि कमला दास 1934 के अंदर बॉर्न हुई थी, जिस समय इंडिया पर ब्रिटिश कंट्रोल था। तो उस समय जो विमेन्स की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी। ओके, और जो औरत होती थी उसको ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, वो सारा घर का ही काम करती थी, तो उनको इसी लायक समझा जाता था। तो उस समाज के अंदर एक औरत के साथ क्या होता था और उनकी सिचुएशन क्या थी, वो इन्होंने अपनी इस पॉइंट के अंदर रिफ्लेक्ट किया है ऑटोबायोग्राफिकल टोन के अंदर। ओके, ज़्यादातर इस पॉइंट के अंदर उन्होंने फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया। ऑटोबायोग्राफिकल इसमें टोन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने पॉइंट के अंदर खुद को ही एज अ कैरेक्टर यूज़ किया है। ओके, खुद की लाइफ के बारे में ही बताया है। ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पॉइम ही है, जैसा कि आप इसका टाइटल देख रहे हैं, एन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन किसका है? ये खुद कमला दास का ही इसमें इंट्रोडक्शन हमें दे रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पॉइंट। ओके, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर वो ऐसा लग रहा है कि आपको एक फेमिनिस्ट है, किस तरीके से कि वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर एक औरत की स्थिति क्या है उसको वो थोड़ा हमारे सामने और क्लियर कर रही है। तो वो खुद की लाइफ के बारे में डिस्कस करके, खुद की लाइफ के बारे में हमें बता के वो इस चीज़ को क्लियर कर रही है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम थोड़ा सा शुरू करते हैं इस पॉइंट के बारे में। एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास वॉज पब्लिश्ड इन हर फर्स्ट कलेक्शन समर इन कैलकाटा इन 1965। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इंट्रोडक्शन पोइम है वो कमला दास के द्वारा एक बहुत ही फेमस वर्क है, समर, यहाँ पे समरी लिखा हुआ, सॉरी, समर इन कैलकाटा है, उसके अंदर इस पोइम को इंक्लूड किया गया था, जो कि कब पब्लिश हुई थी? 1965 के अंदर। समर इन कैलकाटा वन ऑफ द greatest works of literature English and in the life of Kamala Das also. Okay, the collection focuses on love and the pain that follows betrayal. अब ये जो समर इन कैलकाटा था, ये किस पे डिपेंड था कि किस प्रकार से जो लव होता है, ओके, किस प्रकार से उसमें बैटरे होता है, मतलब किस तरीके से प्रेम को चीट किया जाता है, मतलब जो लव होता है, ओके, कैसे उसको दुख मिलता है और कैसे उसके साथ धोखाधड़ी होती है, वो इस समर इन कैलकाटा के अंदर बताया गया है। तो उसी में से हमारी जो प्रेजेंट पोइम में एन इंट्रोडक्शन ली गई है। दिस पर्टिकुलर पीस इज वन ऑफ आवर मोस्ट वेल नोन। दिस पर्टिकुलर पीस, जो कि हमारी आज की पोइम है इंट्रोडक्शन, ये उसमें से सबसे फेमस है। इट इज कॉन्फेशनल इन नेचर। कॉन्फेशनल आपको मैंने पहले बता दिया कि जो इंडिपेंडेंट, जो खुद के बारे में लिखा जाता है, जो अपने माइंड की थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है, वो कन्फेशनल होता है। इन नेचर, इन दैट दास इज प्रोफेसिंग हर ओवन डीप इमोशंस। जो दास मतलब जो कमला दास है, वो खुद उस चीज को, अपनी इमोशंस को क्या कर रही है, वो प्रोफेसिंग हर ओवन डीप इमोशंस इन रिगार्ड्स टू द पैट्रियार्की कंट्रोलिंग हर लाइफ। ओके, कि वो इस चीज़ को स्वीकार कर रही है, इस चीज़ के बारे में बता रही है किस प्रकार से कि जो पैट्रियार्की है, मतलब जो पुरुष प्रधान, जो पुरुष का, जो मेल्स का डोमिनेंस है, किस तरीके से वो उसकी लाइफ को कंट्रोल करता है। एंड द लाइव्स ऑफ काउंटलेस सफरिंग वुमेन, और पता नहीं ऐसी कितनी औरतें हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है कि जो अपनी लाइफ को मेल के कंट्रोल में जीती हैं। शी प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट। इन्होंने भारत के अंदर जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक वाइटल रोल इसके अंदर प्ले किया। जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं कि फेमिनिस्ट क्या होती हैं? जो औरतों के हक के लिए लिखती हैं, जो विमेन राइट्स के लिए लिखती हैं। मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर औरतों को राइट दिलाने के लिए, उनकी आवाज को, उनकी वॉइस को लिफ्ट अप करने के लिए जो लिखती हैं, वो कौन है? वो फेमिनिस्ट है। ओके, कुछ और फेमिनिस्ट के नाम आपको जैसे बता दूं मैं, जैसे वर्जीनिया वुल्फ का नाम आपने सुना है, या आपने इलेन शॉवल्टर का नाम सुना है, मार्गरेट एटवुड है, ओके, या तस्लीमा नसरीन है। ये कुछ फेमस हमारी फेमिनिस्ट है।
और इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट को एस्टेब्लिश करने में बहुत ही वाइटल रोल है कमला दास का। अब अगर अपने इस पॉइंट की थीम की बात करें, द थीम ऑफ एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास इज क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, कि इसकी जो थीम क्या है, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर, एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर औरत अपनी आइडेंटिटी कैसे ले, मतलब अपनी पहचान को वो कैसे खोजे या अपनी पहचान को वो कैसे बनाए। तो यही इस पॉइंट की थीम है कि एक जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसके अंदर एक विमेन है, एक औरत है, वो अपनी पहचान कैसे बना सकती है। एन इंट्रोडक्शन by Kamala Das is based on her experiences as a woman in patriarchal society। ये पोइम है एक ऐसी कमला दास के बारे में, एक ऐसी पॉइंटर्स के बारे में जो खुद एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर रही है, अपना जीवन उसने जिया है, तो अपने वो एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है हमारे साथ। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि इस पोइम को उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, क्लॉकियल स्टाइल के अंदर इस पोइम को उन्होंने कंपोज किया है। क्लॉकियल स्टाइल क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा जो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आएगी, ऐसे लगेगा कि कोई आपसे बातें कर रही है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है। तो हम इस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हमारी इस पॉइंट को एंड इंट्रोडक्शन को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंजा। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन से इन्होंने शुरू किया है। फिर से बता दूं मैं, एन इंट्रोडक्शन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। ये ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या है कि कमला दास खुद के बारे में लिख रही है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है हमारे साथ, क्या क्या एक्सपीरियंस उसके रहे हैं एक मेल डोमिनेंस सोसाइटी के अंदर। तो सबसे वो पहले कह रही है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती, मैं राजनीति के बारे में नहीं जानती, बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, लेकिन मैं उनके नाम जानती हूँ जो पावर के अंदर है या पावर के अंदर थे, मतलब जिनकी गवर्नमेंट थी, जिनकी सरकार थी। एंड कैन रिपीट देम, या जिनकी सरकार है, कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद नेहरू। कहती मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं उन लोगों के नाम जानती हूं जिनकी सरकार है, जो पावर के अंदर है, और उनको मैं रिपीट कर सकती हूं। कैसे? जैसे मैं डेज ऑफ वीक्स, जैसे मैं दिनों के नाम को रिपीट कर सकती हूं, जैसे मैं महीनों के नाम को रिपीट कर सकती हूं, तो मैं उन्हें इतनी आसानी से रिपीट कर सकती हूं, मुझे सारे पता हैं वो। बिगिनिंग विद नेहरू, नेहरू से शुरू करते हुए, ओके। क्योंकि आपको पता है कि 1965 के अंदर इस पॉइंट को शामिल किया गया था समर इन कैलकाटा के अंदर, ओके। और खुद ये ब्रिटिश इंडिया के समय के पोइट्स हैं, तो उस समय ब्रिटेन के कंट्रोल में था भारत, तो उस समय की सोसाइटी की ये बात कर रही है। कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों के नाम जानती हूँ जो पार्टी के अंदर थे। ये उस समय की बात हो रही है जब नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो कहती है मैं नेहरू से शुरू करके सारे वो नाम गिना सकती हूँ, जैसे दिनों के नाम गिनाए जाते हैं या महीनों के नाम गिनाए जाते हैं, ओके। चलते हैं आगे। आई एम इंडियन, ओके। वो कहती है कि आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। वेरी ब्राउन, मेरा रंग बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है, ओके, सांवला सही है। बॉर्न इन मालाबार, मालाबार के अंदर मैं पैदा हुई हूँ। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोलती हूँ, उनमें बात कर सकती हूँ। राइट इन 2, मैं 2 में लिख सकती हूँ। ड्रीम इन 1, और 1 में मैं सपने ले सकती हूँ, और विच इज़ इंग्लिश, इंग्लिश में वो ड्रीम करती है। ये फेमस क्वाट है जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, उन्होंने मुझे कहा कि इंग्लिश में मत लिखो। अब दे किसके लिए आया है? दे उनके लिए आया है जो उनके आसपास के अंदर मेल्स हैं, जो उस समय सोसाइटी को कंट्रोल किया करते थे, वो मेल्स, वो क्रिटिक्स, वो आलोचक जो उनकी आलोचना करते हैं, ओके। तो वो क्या कह रहे हैं? डोंट राइट इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, ये तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। क्योंकि आपको बता दिया मैंने, कमला दास बेसिकली केरला से बिलोंग करती है, तो मलयालम में लिखती थी ये। तो जो क्रिटिक्स हैं या दूसरे जो इनके समाज के लोग हैं, वो इनको कह रहे हैं कि इंग्लिश तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है, तुम्हारी मदर टंग नहीं है, इसलिए तुम इंग्लिश में मत लिखो। वाई नॉट लीव मी अलोन, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? किनको कह रही है? जो लोग इनको कहते थे कि इंग्लिश में मत लिखो, वो कौन कौन थे? क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स। कह रही है कि वो जो क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं, मेरे फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, जो मेरे कजिन्स हैं, जो उसके भाई बहन हैं, इवन एवरी वन ऑफ यू, तुम में से सारे जो मुझे ये कहते हो आके कि इंग्लिश में मत लिखो, इंग्लिश तुम्हारी मदर लैंग्वेज नहीं है, तुम इंडियन हो, तो तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, तुम मुझे जिस लैंग्वेज में बात करना चाहती हूं उसमें क्यों नहीं करने देते? तुम इंटरफेयर क्यों करते हो? द लैंग्वेज आई स्पीक becomes mine,
जो भी लैंग्वेज मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। इट्स डिस्टॉर्शंस, डिस्टॉर्शंस का मीन क्या होता है? कमियां या खामियां। इट्स क्वियरनेसेस, क्वियरनेसेस का मतलब जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, खूबियां हैं। कहती है मैं कोई भी लैंग्वेज बोलती हूँ वो मेरी बन जाती है, उसकी कमियां और उसकी खूबियां ऑल माइन, वो सारी मेरी हैं, माइन अलॉन, सिर्फ मेरी हैं। तो तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? मुझे किसी भी लैंग्वेज में जो मुझे पसंद है बोलने दो, तुम उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? ओके, देखिए होता क्या है कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी ना, जिस समय जो हमारी विमेन राइटर थी, तो उनकी कॉम्पोजिशंस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, मतलब उनकी आवाज़ को, उनकी थॉट्स को दबा दिया जाता था। तो ये कन्फेशनल है, इन्होंने अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस किया, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को अपने साथ शेयर किया कि किस तरीके से एक औरत के साथ में बिहेव किया जाता था इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। चलते हैं आगे। इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स। कहती आधा इंग्लिश होना और आधा भारतीय होना, हाफ इंडियन, फनी परहैप्स, दिखने में हो सकता है कि बहुत फनी लगे, ओके, बट इट इज ऑनेस्ट, लेकिन ये सच बात है। वो क्यों कह रही है? वो खुद को कह रही है कि मैं हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली तो इंडियन है, मलयालम में लिखती थी और बाद में इंग्लिश में भी लिखती है वो, ओके। तो कह रही कि हो सकता है कि मजाकिया लगता हो कि मैं भारतीय और फिर भी इंग्लिश में लिखती हूँ, बट इट इज ऑनेस्ट। लेकिन ये सच है, ये ईमानदारी से मैं बता रही हूँ कि सच है कि हाँ मैं भारतीय पर मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी। कहती है इट इज एज ह्यूमन एज आई, कहती कि ये मैं वैसी ही इंसान हूं। इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, कि मैं भी बाकी इंसानों जैसे ही इंसान हूं जैसे दूसरे ह्यूमन है। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देख रहे हो? मैं भी दूसरे इंसानों जैसे ही इंसान हूं। इट वॉइसेस माई जॉयज। अब इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि मेरे को इंग्लिश में लिखना या मेरी मनपसंद लैंग्वेज में लिखना वो क्या करता है? मेरे जॉयज को, मतलब जो मेरी खुशी है उसको वो आवाज देती है। वॉइसेस माई जॉयज का मतलब क्या है? कि मेरे आनंद को वो आवाज देती है। माई लॉन्जिंग्स, मेरी इच्छाओं को, माई हॉप्स, मेरी जो उम्मीदें हैं। एंड इट इज यूजफुल टू मी एज कॉइंग इज टू क्रोज और रोरिंग्स टू द लॉइंस। और कह रही है कि इंग्लिश में लिखना मेरे लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक क्रो के लिए काव काव करना या एक लॉइन के लिए दहाड़ना। अब जिस प्रकार से वो कहती है कि एक जो क्रो होता है, एक जो कोआ है, वो कभी भी काव काव करने से नहीं रुकता, क्योंकि इट्स अ नेचुरल, ये उसके लिए नेचुरल है। और कभी भी जो शेर है वो दहाड़ना बंद नहीं करता, क्योंकि ये उसके लिए भी नेचुरल है। तो कहती है ये मेरे लिए भी नेचुरल है कि मैं इंग्लिश में लिखूंगी, ओके। तो मुझे इंग्लिश में लिखने से किसी को रोकने का कोई राइट नहीं है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। और इंटरफेयर मत करो, मेरे लिए उतना ही यूजफुल है, मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना एक कोए के लिए काम काम करना या एक शेर के लिए दहाड़ना। इट इज ह्यूमन स्पीच, ये ह्यूमन स्पीच है, ये मानवता की आवाज है। द स्पीच ऑफ द माइंड, ये मेरे माइंड की आवाज है। दैट इज हेयर, जो कि मेरे पास है, नॉट देयर, वहां तुम्हारे पास नहीं है। अ माइंड दैट सीज, एक ऐसा माइंड जो उसको देखता है, एंड हियर्स, जो सुनता है, एंड इज अवेयर, जो जागरूक है। मतलब वो ये बात करी है कि मेरा माइंड उन चीजों को देखता है, सुनता है और बड़ा अवेयर है, जो शायद तुम्हारे पास नहीं है। मतलब ये कह रही है कि लाइफ को थोड़ा वो बड़े लेवल पर देख रही है, कि जिस प्रकार से एक मेल सोसाइटी के अंदर जीता है, अपनी इच्छा से कोई भी काम करता है, तो वैसे एक औरत भी तो कर सकती है ना। वो कह रही है कि मेरे पास वो माइंड है, मेरे पास वो नैरो माइंड नहीं है जैसा कि तुम्हारे पास है। मेरे पास वो माइंड है जो देखता है, सुनता भी है और बहुत अवेयर है। नॉट द डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, कह रही है कि मेरा माइंड है वो ह्यूमन स्पीच को सुनता है, मानवता की आवाज को सुनता है। नॉट द डेफ, और ना उस बहरे, ब्लाइंड स्पीच, अंधे, कौन से स्पीच को? ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, जो तूफान के अंदर पेड़ आवाज करते हैं। आपने देखा होगा ना कि तूफान जब आता है तो पेड़ों की सरसराहट की जो आवाज होती है, ठीक है, तो वो उसको कहती है कि वो डेफ है, वो ब्लाइंड है, उनको कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज को कोई नहीं सुनता। और मॉनसून क्लाउड्स, या मानसून के अंदर आने वाले बादलों की आवाज को भी कोई नहीं सुनता, और रेन, बारिश की आवाज को नहीं सुनता, और द इनकॉरेंट मटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग फिनरल फायर। अब फिनरल फायर मतलब क्या होता है? कि जो चिता में जलने वाली जो लकड़ी होती है ना, तो कह रही कि वो जब जलती है ना, तो वहां पे जो इनकॉरेंट मटरिंग,
मतलब जो बहुत ही भद्दी फुसफुसाहट की जो आवाज आती है ना, उसको भी कोई नहीं सुनता। तो कहते हैं कि मेरे थॉट्स या मेरा स्पीच वैसा नहीं है जिनको कोई नहीं सुनता। मेरा स्पीच ना तो वो उन पेड़ों जैसा है जो स्टॉर्म के अंदर करते हैं, ना क्लाउड्स जैसा है, ना उस जलती हुई लकड़ी जैसा है जो कि चिता में जल रही है, ओके, जिनको कि कोई नहीं सुनता। मेरा स्पीच एक ह्यूमन स्पीच है और मेरा माइंड इस चीज को जानता है। आगे चलते हैं। आई वॉज चाइल्ड, कहते जब मैं बच्ची थी, एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, और तब बाद में उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम बड़ी हो गई हो। फॉर आई बिकेम टॉल, क्योंकि मैं थोड़ी लंबी हो गई थी। माई लिम्स स्वेल्ड, लिम्स का मतलब कि उसके जो बॉडी ऑर्गन्स है, कहती वो स्वेल्ड, थोड़े बड़े हो गए थे वो। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और 1-2 जगह मेरे शरीर पर बाल भी उग गए थे। व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने प्रेम के बारे में पूछा, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, क्योंकि मुझे और कुछ मांगने को पूछने को दिखा ही नहीं, तो मैंने प्रेम के बारे में ही पूछा, वो ही मांगा। ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम, तो वो मेरे लिए एक 16 साल का एक लड़का लेके आगे मेरे बेडरूम के अंदर उसको घुसा दिया। एंड क्लोज द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया। ही डिड नॉट बीट मी, उसने मुझे पीटा नहीं, बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बिटर, लेकिन मेरी वो एक वुमेन बॉडी, एक औरत का शरीर खुद को बहुत ही बीटन, पिटा हुआ महसूस कर रहा था। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वार्म क्रस्ट मी, आई श्रैंक पिटफुली, और कहती कि मेरा जो ब्रेस्ट है और मेरी जो वार्म, जो उसकी कोक थी, वो जो वेट था उसका, वो मुझे क्रश कर रहा था, वो मुझे पीस रहा था। आई श्रैंक पिटिफुली, और मैं बहुत ही मतलब दयापूर्ण तरीके से श्रैंक हो गई, सिमटी हुई सी, ओके। तो थोड़ा सा बोल्ड दिखा उन्होंने यहाँ पे ये बताया है, क्योंकि कमला दास की खुद की शादी भी तो बहुत कम एज के अंदर हो गई थी ना, क्योंकि उस समय ऐसा चलता था कि बहुत कम उम्र के अंदर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने प्रेम के बारे में पूछा, प्रेम मांगा, तो मुझे उसके बदले में क्या मिला, कि उन्होंने मेरी शादी करवा दी। ओके, आगे चलते हैं। देन आई वोर अ शर्ट, तब मैंने शर्ट पहनना शुरू कर दिया। एंड ब्रदर्स ट्राउजर्स, और मैंने मेरे भाइयों के ट्राउजर्स को पहनना शुरू कर दिया। कट माई हेयर शॉर्ट, मैंने अपने बालों को छोटा करवा लिया था। एंड इग्नोर माई वुमेनलेस, अब इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने अंदर जो एक औरत थी ना, उसको मैंने इग्नोर किया। वुमेनलीनेस का मतलब क्या है कि मैंने अपने अंदर की जो औरत थी उसको मैंने इग्नोर किया और मैं एक लड़के की तरह रहने लगी। मैंने शर्ट्स पहनना शुरू कर दी, मैंने अपने भाइयों के ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया, मैंने अपने बालों को छोटा करवा लिया, और मैंने अपने अंदर की एक जो वुमेन थी, औरत को, उसको इग्नोर किया। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सैड। अब उन्होंने मतलब उनके जो मेल्स थे, उन्होंने क्या कहा, साड़ियां पहनो, तुम एक लड़की बनो, एक वाइफ बनो, किसी की पत्नी बनो। उन्होंने कहा बी एम्ब्रॉयडर, मतलब एक कढ़ाई करने वाली बनो। जैसे कि उस समय की औरतों के लिए काम क्या था कि कढ़ाई बुनाई करना, तो वो कह रहा है कि तुम एक एम्ब्रॉयडर बनो, एक कढ़ाई करने वाली बनो। बी कुक, एक कुक बन जाओ, तुम रसोई में काम करो। बी आ क्वारल विद सर्वेंट्स, तुम नौकरों के साथ एक झगड़ने वाली औरत बन जाओ, कि जो सर्वेंट्स घर पे काम करती है ना, तो तुम उनके साथ लड़ो झगड़ो, उनसे काम करवाओ। फिट इन, जो कि तुम्हें सूट करता है। मतलब उस समय की औरतों के बारे में ये कहा जाता था कि वो घर की चारदीवारी में रहेंगी और घर पे ही काम करेंगी, तो कहता है कि जो तुम्हारे लिए फिट करता है। ओ बिलोंग क्राइड द कैटेगराइजर्स, अब कैटेगराइजर्स कौन है कि जिन्होंने आदमी और औरत को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है। तो कहती वो चिल्लाए और मुझे कहा कि तुम अपनी कैटेगरी में, मतलब एक औरत बन के ही रहो। डोंट सिट ऑन वॉल्स, तुम दीवारों पर मत बैठो। और पीप इन थ्रू अवर लेस ड्रैप्ड विंडोज, और तुम हमारी जो लेस ड्रैप्ड विंडो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस प्रकार से होती है लेस ड्रैप्ड विंडोज, तो उसमें से तुम पीप मत करो, बाहर ताका झाकी मत करो उसमें से। बी एमी और बी कमला, तुम एमी बनो, मतलब जो घर पे उसका निकनेम था, एमी बनो, कमला बन जाओ, और बेटर स्टिल भी माधवी कुट्टी। और सबसे बढ़िया कि तुम माधवी कुट्टी ही बनी रहो, क्योंकि वो उसका बचपन का नाम था, तो कहते तुम माधवी कुट्टी ही बनी रहो। कमला तो वो शादी के बाद में बनी थी ना, तो वो कह रहे कि बढ़िया है कि तुम कमला बनी रहो, लेकिन उससे भी बढ़िया है कि तुम माधवी कुट्टी ही बनी रहो, जो तुम बचपन में थी, मतलब जो वो शुरू में बचपन के अंदर थी ना, घर की चारदीवारी में रहने वाली माधवी कुट्टी। तो बेटर है कि तुम माधवी कुट्टी ही बनी रहो।
तो मतलब इन लाइंस के थ्रू अपने को बता रही है कि एक औरत के साथ में कैसा बिहेव होता था मेल डोमिनेंस सोसाइटी के अंदर। वो खुद की लाइफ को इस पॉइंट के अंदर डाल के, इस पॉइंट के अंदर एक्सप्रेस करके हमें बता रही है कि कैसी लाइफ उन्होंने खुद जी है। तो ऐसी लाइफ वो कहती है कि काउंटलेस औरतों ने जी है, असंख्य ऐसी औरतें थी जिन्होंने ऐसी ही लाइफ उस समय जी थी। इट इज टाइम टू चूज अ नेम और रोल। तो वो मुझे क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए ये टाइम आ गया है कि तुम अपना नाम कमाओ, चूज अ नेम, तुम अपना नाम कमाओ, एक रोल, तुम अपने रोल को पहचानो। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, तुम ये प्रिटेंडिंग गेम्स मत खेलो, मतलब इस तरीके के तुम ये काम मत करो जो तुम करती हो, बॉयज कट करवाती हो, शर्ट्स पहनती हो, इस तरीके से ये गेम्स मत खेलो तुम। डोंट प्ले एट स्किज़ोफ्रेनिया और बी अ निम्फो। तो उसको कह रहे हैं वो कि तू ऐसी मत बन जैसे कि कोई पागल करता है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, माइंड की एक प्रकार की डिजीज होती है जिसके अंदर इंसान को वो सब कुछ भी दिखता है जो उसके आसपास में नहीं होता है। और बी अ निम्फो, और ना तुम निम्फो बनो। अब निम्फो किसको बोला जाता है, एक ऐसी औरत जिसको हमेशा वो ऑलवेज नीड्स अ मैन। तो वो कह रहा है कि तुम निम्फो मत बनो। डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। और कह रहा है कि जब तुम्हें प्रेम के अंदर, तुम्हारे लव में तुम्हें कभी कोई जिल्ट कर दे, तुम्हें कोई धोखा दे दे, तुम इतना चिल्ला के रो मत। ओके, आई मेट अ मैन लव्ड हिम, कहती मुझे एक आदमी मिला, मैं एक आदमी से मिली, लव्ड हिम, मैंने उसे बहुत प्यार किया, कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैं उसको किसी नाम से नहीं बुला सकती। ही इज एवरी मैन हु वांट्स अ वुमेन, वो भी हर दूसरे किसी आदमी जैसे था जिसको क्या चाहिए, एक औरत चाहिए। जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, और मैं एक ऐसी औरत थी जिसको कि क्या चाहिए था, लव चाहिए था। ओके, तो इस स्टैंजा के अंदर आपके समझने लायक ये है कि वो उनको डांट रहे हैं कि अगर तुम्हें प्रेम में कभी धोखा भी मिल जाए तो अपनी इमोशंस को तुम मत एक्सप्रेस कर, रो मत, एम्बैरस मत फील कर। ओके, तो आगे चलते हैं। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स। अब वो उस आदमी के बारे में बात करें जिसका वो नाम नहीं बता सकती, कहती कि उसके अंदर क्या था, हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, उसके अंदर शायद नदियों जैसी हंगर थी, जल्दबाजी थी, भूख थी। इन मी द ऑसियंस, और मेरे अंदर क्या था, ऑसियंस की तरह, ऑशियंस की तरह, सागरों की तरह, टायरलेस वेटिंग, कभी ना थकने वाला इंतजार। तो यहां पे थोड़ी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज उन्होंने यूज की है कि वो अपने जिसको वो प्रेम करते हैं उसको, तो कह रही कि वो रिवर है जिसको कि बहुत जल्दी लगी होती है कहाँ जाने की, ओशियन में मिलने की, और ओशियन हमेशा इंतजार करता रहता है कब उसमें आके नदियां मिले। तो वो खुद को तो कह रही है कि मैं तो एक ओशियन हूँ। ओके, मेटाफर यूज कर रही है यहाँ पे कि मैं तो एक ओशियन हूँ जो कि टायरलेस वेटिंग के अंदर हूँ, और उसके अंदर एक जल्दबाजी है रिवर्स की तरह। वू आर यू आई आस्क ईच एंड एवरी वन, मैंने हर किसी को पूछा कि तुम कौन हो, हर किसी को मैंने यही पूछा। द आंसर इज इट इज आई, और आंसर क्या था, मैं हूं। एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कहीं भी और हर जगह। आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, मैंने सभी को यही कहते हुए सुना कि जो सारे खुद को क्या कहते हैं, आई, कि मैं तो मैं हूं। इन दिस वर्ल्ड he is tightly packed like the sword in its sheath। अब देखिए, स्वॉर्ड तलवार होती है, शीथ उसकी जो म्यान होता है। तो कह रही है कि सभी इसी बात से इस तरीके से चिपक के बैठे हुए हैं जैसे कि एक म्यान में तलवार होती है। इस पूरे संसार के अंदर सारे एक ही चीज से चिपक के इस तरीके से बैठे हैं कि किसी से पूछते हैं ना कि तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं तो मैं हूं। ओके, इट इज वो, इट इज आई, मैं वो हूं। वो ड्रिंक लोनली, जिसने अकेले ड्रिंक किया है, अकेले ने मैंने ड्रिंक किया है, वो खुद कह रही कमला दास। ड्रिंक्स एट 12 मिडनाइट, मैंने रात को 12 बजे भी ड्रिंक किया है। ओके, इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, मैंने अलग अलग शहरों के होटल्स में जाके भी पी है। इट इज आई वो लाफ, मैं वो हूं जो हंसी हूं। इट इज आई वो मेक लव, जिसने प्यार भी किया एंड देन फील शेम, और खुद पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इट इज आई वो लाई डाइंग विद अ रैटल इन माई थ्रोट, मैं वो हूं जो अपने गले में
एक ऐसी आवाज लेके मर रही हूँ, लाई डाइंग, मरती हुई पड़ी हूँ, और मेरे गले में एक रैटल साउंड आ रहा है। मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि रोने से जब हमारा गला भर जाता है ना, तो एक ऐसा साउंड आ रहा है। आई एम सिनर, मैं पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं एक साधु भी हूँ। यहाँ पे देखिए पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है, दो डायरेक्ट अपोजिट वर्ड्स लिए गए हैं। वो खुद को एक पापी भी मान रही है और खुद को एक संत भी मान रही है। आई एम द बिलव्ड, मैं बिलव्ड भी हूं, एंड द बेटरेड, और वो भी हूं जिसने धोखा दिया है। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, मेरे पास ऐसे आनंद नहीं है जो तुम्हारे नहीं है, तो जो तुम्हारे पास आनंद है वो मेरे पास भी है। नो एक्स विच आर नॉट योर्स, और ऐसा कोई दर्द नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है। मतलब कि अगर इंसान है वो किसको कह रही है, मेल्स को कह रही है कि अगर तुम्हें दर्द होता है तो दर्द हमें भी होता है। अगर तुम्हें किसी चीज से खुशी मिलती है तो वो खुशी मुझे भी मिलती है। मतलब कि अगर तुम्हें आनंद मनाना अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है, तुम्हें दर्द होता है तो हमें भी दर्द होता है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं भी खुद को क्या कहती हूँ, मैं खुद को आई, मैं ही कहती हूँ खुद को, जैसे कि दूसरे कहते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स एक बहुत ही फेमस पोइम एंड इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर इसको कंपोज किया गया है। ओके, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।